हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिपॉजिटरी। और साथ ही साथ हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे इंडिया में डिपॉजिटरी के तौर पे काम करते हैं। राइट, तो यानी कि दो चीजें हम पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहले डिपॉजिटरी का मतलब क्या होता है, उसके बाद इंडिया में कितने टाइप्स के डिपॉजिटरी हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें बेसिकली दो हैं, एक एनएसडीएल है और एक सीडीसीएल है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यूज के लिए भी है, क्योंकि इसमें से ईयर का पूछ लेते हैं कि एनएसडीएल कब स्टेब्लिश हुआ था, सीडीसीएल कब स्टेब्लिश हुआ था। इसके अलावा फुल फॉर्म में भी आ जाता है, फुल फॉर्म ऑफ एनएसडीएल सीडीसीएल एंड एक्सप्लेनेशन भी आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें 1 से लेकर 3 मार्क्स तक के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए ये वाली जो क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं क्लास एक्सप्लेन करूँ उसके पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया देता हूँ कि डिपॉजिटरी एक्चुअली होता क्या है। आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था डीमेट अकाउंट। अगर नहीं आप लोगों ने पढ़ा हो या नहीं वो क्लास देखी हो तो वो क्लास जरूर देखना। तो ये क्लास आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा और आपको इस क्लास की इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगी और रियल लाइफ में इसका यूज कैसे होता है वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक अपने हिसाब से एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। सवाल ये है कि व्हाट इज डिपोजिटरी। में एक्सप्लेनेशन जो है ना वो बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनना। डिपोजिटरी जो है ना वो कैसे काम करता है, क्या एक्चुअली में होता है, इसका ओवरऑल जो फंक्शन है वो सारी बातें इसमें क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो यहाँ पे एक पर्सन है, ध्यान से सुनना। एक पर्सन है और ये पर्सन कुछ थोड़ा लेडीज है और इसका नाम है गुन। ध्यान से सुनना, गुनगुन। राइट, ये एक पर्सन है और इसका नाम है गुनगुन। और हुआ क्या था सडनली कि इसको है ना कुछ पैसे मिले थे। कितने पैसे क्या मिले थे इसको, कुछ पैसे। और जो पैसे थे वो मान लो 10 करोड़ रुपीज थे। कितने रुपए थे, 10 करोड़ रुपीज। ध्यान से सुनना, 10 करोड़ रुपीज मिले थे। लेकिन ये पैसे कैसे मिले तो वो ध्यान से सुना। इसके जो दादाजी थे ना, यानी ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड फादर सॉरी ग्रैंड पेरेंट्स तो सब आ जाएंगे। इसके जो ग्रैंड फादर थे उन्होंने गुनगुन के नाम पे अपने 10 करोड़ रुपए कर दिए थे। अब वो जो 10 करोड़ रुपए थे वो थे ग्रैंड फादर के अकाउंट में। ध्यान से सुना, किसके अकाउंट में थे, ग्रैंड फादर के अकाउंट में। अब जो 10 करोड़ रुपए हो गए वो किसके नाम पर हो गए, गुनगुन के नाम पर हो गए। लेकिन वो गुनगुन को चाहिए अपने अकाउंट में। तो हुआ क्या कि जो ये 10 करोड़ रुपए थे उसके लिए पहले गई, ये वहां पे बैंक के एजेंट से मिलने गई। किसके एजेंट से मिलने गई, बैंक के एजेंट से, कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई है और मुझे 10 करोड़ रुपए मिले हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे ट्रांसफर होगा। तो जो बैंक एजेंट है वो गया बैंक में और बैंक में सारी फॉर्मेलिटीज अदा किया और बाद में गुनगुन को इन्फॉर्म किया कि भाई आपका जो है अकाउंट ओपन हो गया है और आपके जो पैसे हैं वो 10 करोड़ रुपए इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ में आया। यानी कि सिचुएशन क्या हुआ कि जो ये इसके पास पैसे आए थे वो पैसे को हमें बैंक में डिपॉजिट करना था। लेकिन डिपॉजिट करने के लिए हमें किसी एक ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट हुई जो हमारी हेल्प किया। यानी बैंक में डिपॉजिट करने के लिए हमें एक ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट हुई जो हेल्प करेगा बैंक बैंक तक जाने के लिए। क्लियर है। इन अ सेम वे हमारा जो वर्क है डिपॉजिटरी का भी है। तो ये जो बैंक है वो एक्चुअली में हमारा कौन है, डिपॉजिटरी, जो एट द एंड, ध्यान से सुनना, एट द एंड जो हमारे पैसे को एक्सेप्ट करके उसको सेफ रखता है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। काम हमें डिपॉजिट करना होता है। तो जैसे यहाँ पे गुनगुन ने 10 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए थे, वैसे ही हमें इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ध्यान से सुनना, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स सबमिट करना होता है। क्वेश्चन है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है। तो आपको याद होगा जब चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स। ये सारी चीजें क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, इनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना वो सारी चीजें इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाती है। राइट, और ये किसके पास था, सेम वे में मान लो कि गुनगुन के पास था, उसके ग्रैंडफादर ने रिलायंस कंपनी के कुछ शेयर्स दे दिए थे और वो इंस्ट्रूमेंट जो था वो कहीं उसको सेव करके रखना था। लेकिन उसके लिए उसको चाहिए था बैंक में अकाउंट, यानी डिपॉजिटरी में अकाउंट। अब वो डिपॉजिटरी तक खुद नहीं जा सकते। अब हमारे यहाँ पे क्या है, बैंक गली गली में खुले हुए हैं। लेकिन जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, मैंने पहले ही बता दिया कि इंडिया में गिने चुने हैं, जो बेसिकली कितने हैं, दो है, एक एनएसडीएल है और एक सीडीसीएल है। तो जब दो ही है तो हम डायरेक्टली वहां तक जा ही नहीं सकते। तो उन लोगों ने, यानी जो ये डिपॉजिटरीज हैं, इन लोगों ने दो लोगों को अपॉइंट किया है, यानी कुछ लोगों को अपॉइंट किया, एक्चुअली दो लोगों को नहीं, कुछ लोगों को अपॉइंट किया है, जिनको हम बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। जिनका मेन काम क्या होता है कि अपने कस्टमर से जो भी शेयर्स होते, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते, वो कलेक्ट करके डिपॉजिटरी तक पहुंचाने का।
क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? तो ये छोटा सा बैकग्राउंड मैंने एक्सप्लेन किया। अब थोड़ा बुक में रेडी करते हैं तो पूरा का पूरा आइडिया लगेगा कि डिपॉजिटरी क्या होता है और उसके पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो स्टडी कर लेते हैं। इन इंडिया कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट कैन परफॉर्म वर्क एज अ डिपोजिटरी। अब ध्यान से सुना यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मैं एक्सप्लेन करने वाला। सबसे पहले याद रखना है कि डिपोजिटरी जो है बेसिकली एक कंपनी है विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। ध्यान से सुनना कि डिपोजिटरी क्या है, वन टाइप ऑफ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट, राइट। डिपोजिटरी एक्ट केम इन फोर्स फ्रॉम 1996। जो डिपोजिटरी एक्ट है वो कब आया था? 1996 में आया था, तो ये याद रखना है, फ्रॉम अगस्त 1996 में आया था। डिपोजिटरी हैव टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एसबीआई, सॉरी एसबीआई बोल रहा हूं, सेबी, बिफोर स्टार्टिंग इट्स ऑपरेशंस। हम इसके पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था ये बात को कि शेयर से रिलेटेड कोई भी अगर काम हमें करना होता है, एनी टाइप्स ऑफ वर्क, एनी टाइप ऑफ अगर हमें करना होता है रिलेटेड टू शेयर्स, तो हमें एक पर्सन की परमिशन लेनी पड़ती है और वो है सेबी। तो यहाँ पे भी इन अ सेम वे इफ द डिपोजिटरी वांट टू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे हैव टू गेट इट फ्रॉम द सेबी। ऑपरेशंस ऑफ डिपोजिटरी रेगुलेटेड बाय डिपोजिटरी एक्ट एंड सेबी एक्ट, राइट। तो याद रखना है कि इन दोनों का जो ऑपरेशंस होगा, सॉरी दोनों का नहीं, ऑपरेशंस ऑफ डिपोजिटरी होगा वो दो चीजों के अंडर में होगा, एक डिपोजिटरी एक्ट के अंडर में होगा और एक सेबी के अंडर में होगा, राइट। डीमेट अकाउंट एंड डीमेटेरियलाइजेशन आर एट अ सेंटर ऑफ द डिपोजिटरी प्रोसेस। बेसिकली जो डिपोजिटरी का मेन काम क्या है वो ये है डीमेट अकाउंट को हैंडल करना एंड डीमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस को हैंडल करना, राइट। तो ये दिमाग में इतना रखना जो जो मैंने अंडरलाइन किया है कि इट इज रजिस्टर्ड अंडर अ कंपनी एक्ट एंड इट इज अ वन टाइप ऑफ कंपनी, या इट इज अ वन टाइप ऑफ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, राइट। उसके बाद डिपोजिटरी एक्ट केम इन फोर्स 1996। इट इज इट हैव टू गेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी, क्योंकि मैंने कहा शेयर मतलब सेबी, राइट। और जो ये आपका डिपोजिटरी है वो दो चीजों के अंडर में काम करता है, एक डिपोजिटरी एक्ट और एक सेबी। तो शॉर्ट में याद रखना डिपोजिटरी एक्ट एंड सेबी, राइट। इट्स मेन प्रोसेस इज टू हैंडल द डीमेट अकाउंट्स एंड डीमेटेरियलाइजेशन प्रोसेसेस, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डिपॉजिट इज टू कन्वर्ट फिजिकल सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड टू प्रिजर्व इट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जब मैंने यहाँ पे ये वर्ड यूज कर लिया डीमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस, तो डीमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास फिजिकल सिक्योरिटीज हैं, ध्यान से सुनना, जो हमारे पास फिजिकल सिक्योरिटीज हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, दैट इज नोन एज अ डीमेटेरियलाइजेशन। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एंड अबाउट दिस टू प्रोवाइड सर्विस रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज। तो बेसिकली याद रखना है कि जो अपना डिपॉजिटरी का मेन काम होता है वो क्या है कि जो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज पड़े हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना एंड टू प्रिजर्व इनटू इट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये तो बात सीधी सी हो गई। जब मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ कन्वर्ट नहीं करना, उसको क्या करना है, प्रिजर्व ही करना है। दैट्स व्हाई तो उसको हम लोग दे रहे हैं। क्लियर है? तो ये था आपका डिपॉजिटरी का बेसिक इंफॉर्मेशन। क्लियर है? आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है, डिपॉजिटरी का बेसिक इंफॉर्मेशन एंड डिपॉजिटरी कब आया था, कौन लेके आया था, वो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं डिपॉजिटरी कितने टाइप के इंडिया में। तो एट प्रेजेंट देयर आर टू डिपॉजिटरीज इन इंडिया, नंबर वन एनएसडीएल, नंबर टू सीडीसीएल। ध्यान से सुनना, राइट नाउ इंडिया में दो टाइप के डिपॉजिटरीज हैं, एक एनएसडीएल है और दूसरा क्या है, सीडीएसएल है। एनएसडीएल का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीसीएल का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। याद रखना है एनएसडीएल, एन सी नेशनल, सी सेंट्रल, डी डी दोनों का मतलब डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी है। एस एस का मतलब यहाँ पे देखो, एक में एस का मतलब सिक्योरिटी है, दूसरे में एस का मतलब सर्विस है, बाकी लिमिटेड तो रहने वाला ही है। क्लियर है इतना? यानी कि तीन वर्ड्स तो सेम हो जाते हैं, एक एक्स्ट्रा याद रखना है। अबव बोथ द डिपॉजिटरी प्रोवाइड द सर्विसेज थ्रू इंटरमीडियरीज। मैंने कहा ना, अब इंडिया में जब दो ही सर्विसेज हैं, सॉरी दो ही डिपॉजिटरीज हैं, तो अब ये दोनों के दोनों डिपॉजिट थोड़ी हर जगह अवेलेबल होंगे, तो ये काम खुद नहीं करते हैं, ये काम किसके थ्रू करते हैं, तो सो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू इंटरमीडियरीज हु आर देयर रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट। जैसा मैंने बोला कि बेसिकली इन्होंने अपने बहुत सारे एजेंट मार्केट में फैला के रखा हुआ है, हु आर रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट हु आर कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो एग्जाम में क्वेश्चंस होता है व्हाट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और हु आर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। सो द इंटरमीडियरीज who are providing services with the help of depository, they are known as a depository participant in a basic word। लेकिन अब कौन कौन उसमें आते हैं, who are depository participants, तो कौन कौन हो सकते हैं, तो बैंक्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, शेयर ब्रोकर्स हो सकते हैं, दे कैन वर्क एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ग्रो अप ऐप, ग्रो अप नहीं, ग्रो ऐप है। फिर आप लोगों ने सुना होगा एंजल वन,
राइट तो ये सब क्या, ये सब एक्चुअली में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है। दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ डीमेटराइजेशन एंड डीमेट अकाउंट टू द इन्वेस्टर्स, राइट, विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी, यानी एनएसडीएल और सीडीसीएल की हेल्प से ये दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कौन है हमारे, ये है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। क्लियर है, दे आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट। सो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं एनएसडीएल, दैट इज अ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब बात करते हैं डिपॉजिटरी लिमिटेड के, यानी ये क्या है। तो दिमाग में एक बात रखना है कि जो हमारा डिपॉजिटरी था वो कैसे एस्टेब्लिश हुआ था, अंडर कंपनी एक्ट। तो ये भी सेम है कि एनएसडीएल भी वन टाइप ऑफ कंपनी, लेकिन कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी है, विच इज फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। अब ध्यान से सुनना, एनएसडीएल इज अ वन टाइप ऑफ अ कंपनी विच इज फॉर्म अंडर द कंपनीज एक्ट। अब हमको ये बात पता है कि अगर ये कंपनी है तो इसको हैंडल कौन करेगा, देन इट विल बी मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स as NSDL is incorporated in the form of public company under Companies Act। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये मैंने ऊपर ही बता दिया कि अगर ये कंपनी है, ध्यान से सुनना, अगर ये पब्लिक कंपनी है तो इसको मैनेज कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये दोनों जो पॉइंट्स है वो कनेक्टेड है, तो इसको याद रखना। दूसरा पॉइंट, इट वाज रजिस्टर्ड विद द सेबी 1996। इसका भी स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1996 में हुआ था। एनएसडीएल वाज प्रमोटेड बाय एनएसई। याद रखना है, ये मेन वर्ड है कि who promoted NSDL, तो याद रखना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज promoted NSDL and with the collaboration of some financial institutions। दूसरे भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने हेल्प की थी एनएसई की, किसको प्रमोट करने के लिए, एनएसडीएल को प्रमोट करने के लिए। एनएसडीएल परफॉर्म्स द फंक्शन थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अपॉइंटेड बाय इट। तो जो मैंने पहले ऊपर बता दिया कि ये लोग खुद जाके मार्केट में काम नहीं करते हैं क्योंकि सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो इन लोगों ने अलग अलग लोगों को एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अपॉइंट किया हुआ था। याद रखना है, परफॉर्म इट्स फंक्शंस थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। फीस इज चार्ज फ्रॉम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड नॉट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे जैसे देखो, ये जो मैंने एग्जांपल दिया था, सॉरी ये बाजू वाले पेज में दिया था, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो आपको बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है और आप एजेंट के थ्रू ओपन करवा रहे हो, तो बैंक आपके पास आके पैसे नहीं लेगा, वो किससे पैसे चार्ज मांगेगा, एजेंट के पास से। और एजेंट किससे मांगेगा, वो गुनगुन से मांगेगा, यानी कि जो अपने इन्वेस्टर्स होते हैं। इन सेम भी यहाँ पर भी सिचुएशन होता है। सिचुएशन क्या है, फीस इज चार्ज फ्रॉम डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स नॉट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। बिकॉज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम डिपोजिटरी के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी एनएसडीएल के बारे में पढ़ रहे हैं, और एनएसडीएल इन्वेस्टर्स के पास नहीं जाता है। इन्वेस्टर हैज नॉट टू पे एनी एक्सपेंसेस डायरेक्टली टू एनएसडीएल। मैंने बोला ना, दे हैव नॉट टू पे एनी एक्सपेंसेस टू एनएसडीएल। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स चार्जेस सम फीस फ्रॉम द कस्टमर, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कौन चार्जेस करता है, वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। देन डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट have to pay the amount or have to pay the fees to the depository। डिपोजिटरी का मतलब किसको, एनएसडीएल को। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन, द इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज फॉर डीमेटेरियलाइजेशन। अच्छा, अब इनका काम क्या है, तो इनका जो सर्विस है वो ध्यान से सुना। नंबर 1, इनका काम है डीमेटेरियलाइजेशन करना, रीमेटेरियलाइजेशन करना, इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट्स, क्रेडिटिंग रेट राइट्स, बोनस शेयर्स इन द कस्टमर्स अकाउंट एंड फ्रीजिंग कस्टमर्स अकाउंट। यानी ये जो काम है वो ये लोग प्रोवाइड करते हैं कि क्रेडिटिंग राइट करना, मतलब ये जो अपना है ना कि राइट शेयर्स हो गए, बोनस शेयर्स हो गए, शेयर्स का सेटलमेंट करना, शेयर सेल करना, शेयर परचेस करना, अकाउंट्स को फ्रीज करना, ये सारी हेल्प कौन करता है, एनएसडीएल करते हैं। पर एनएसडीएल डायरेक्टली नहीं वर्क करते, ये वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरीज। एंड हु आर द इंटरमीडियरीज, लाइक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ब्रोकर्स। क्लियर है। तो आई होप कि ये आपको एनएसडीएल वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सीडीसीएल की। तो सीडीसीएल क्या है, तो सीडीसीएल का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, इन विच वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1999। याद रखना है, एनएसडीएल जो है वो 1996 में था, और जो सीडीसीएल है, ऊपर हो गया, सीडीएसएल, सीडीसीएल नहीं सीडीएसएल, ये 1999 में आया था, नहीं 3 साल के बाद आया था। राइट। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, एनएसडीएल को किसने इनकॉर्पोरेट किया था, एनएसई ने, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। याद रखना है एनएन, राइट। और सीडीएसएल को किसने स्टॉक किया था, तो बचा ही कौन, तो बचा दूसरा कौन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हम जानते हैं इंडिया में 2 ही मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बाकी है तो और भी छोटे मोटे, जैसे अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज भी हम लोगों ने पढ़ा था, वो भी काफी पुराना है। लेकिन जो फेमस है वो ज्यादातर कौन से, 2 हैं, एक एनएसई और एक बीएसई। राइट। तो ये याद रखना है कि कोलैबोरेशन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड बैंक्स। सीडीसीएल को किसने इनकॉर्पोरेट किया था, बीएसई ने। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीडीसीएल इज टू प्रोवाइड इजी एंड सेफ सर्विस टू द इन्वेस्टर्स।
इसका जो काम है वो इजी एंड सेफ सर्विस प्रोवाइड करने का है। द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर्ड विद इट पब्लिश टाइम टू टाइम ऑन इट्स वेबसाइट। अच्छा देखो, दोनों में ऑलमोस्ट सेम बातें हैं, बट इसने एक्स्ट्रा बातें क्या लिख दिया है कि जो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है वो ये लोग पब्लिश कर देते हैं टाइम टू टाइम ऑन इट्स वेबसाइट, यानी सीडीएसएल की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे पता चल जाएगा कि राइट नाउ इसके अंडर में कौन कौन काम कर रहा है। CDSL provides online depository service all over India. All services of depository of CDCL, CDSL and NSDL are available to the investors at door as the depository participants are connected electronically with them. जैसा मैंने क्लियरली बता दिया कि बेसिकली जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं आजकल वो कनेक्टेड होते हैं किसी भी पर्सन से डायरेक्टली, और ये क्या कहते हैं, इसी वजह से जो सर्विसेज है वो डोर टू डोर हो गई है। द सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ NSDL एंड CDSL कीप्स एन आई ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, और इनका काम है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन पे क्या करना, नजर रखना, जिससे कोई भी किसी को इश्यू ना हो। क्लियर है? तो ये था आपका डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, और साथ में इंडिया में कितने टाइप्स के डिपॉजिटरी है यानी NSDL और CDSL के बारे में। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आपकी बुक में जितना लिखा है मैंने राइट नाउ उतना ही एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, बिकॉज अभी इस टाइम पे मैं लेक्चर को ज्यादा लेंदी करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बस बताना चाहता ताकि आप एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और साथ ही साथ अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा ऐप है वो है AKT अपनी क्लासेस, इसको जरूर डाउनलोड करना, ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। मैं इसमें कॉलेजेस के भी नोट्स जो है प्रोवाइड करने वाला हूँ, उस पे वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूँ जो हमारा नेक्स्ट सेशन से होगा। तो अगर आप अभी से डाउनलोड किए रहेंगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाएगा उस पे, वो मैं उस टाइम पे एक्सप्लेन करूंगा। अभी इतना बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ बातें राज रहे तब तक जब तक जरूरत ना हो। ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये राज है ना, बाद में मैं बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।